अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना बादशाह। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात कराना अज़हद ज़रूरी है क्योंकि सब जमहूरी हुकूमतों का ये मानना है कि जब इख्तियारात निचली सतह पर होते हैं तो वहाँ पर गली मोहल्ले के मसाइल एड्रेस होते हैं और वहाँ पर ही बड़े बड़े शहरों का जो निज़ाम है वो सही चल सकता है, जहाँ पर लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो मजबूत हो। ये PTI का वादा भी था, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन भी थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी कि बल्दियाती इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। लेकिन हमने देखा कि ये मुसलसल मामला हर हुकूमत में ही तकरीबन इल्तिवा का शिकार रहता है और अक्सर ही हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात करवाने में कुछ पसोपेश से काम लेती हैं। बहरहाल अब फैसला ये हुआ है कि जनाब आइंदा साल के शुरू की सहमाई में ही बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए जाएंगे और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने भी हिदायत जारी कर दी हैं। सियासी जमातों को भी कह दिया है कि आप अपनी तैयारियां शुरू कर दें क्योंकि जी बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो पहली सहमाई में हो सकते हैं। लेकिन अब इससे ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें कि वहाँ पर चूँकि ज़्यादा इस वक्त फोकस नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, PMLN का भी, तो क्या वहाँ पर सूरत हाल कैसी होगी, कौन वहाँ पर लीड लेगा और क्या जो ओवरऑल एक पॉलिटिकल सेटअप है, महंगाई की जो सूरत हाल है, ये फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होंगे और इसके साथ साथ ये भी कि मुख्तलिफ सियासी जमातें क्या यहाँ पर भी एक दूसरे के इत्तेहाद में नज़र आएंगी या नहीं और नया बल्दियाती निज़ाम किस हद तक मौसर और कारगर साबित हो सकेगा अवामी मसाइल के हल के लिए, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे जैसे मैंने जिक्र किया कि चूँकि ये हुकूमत खुद इदराक करती है कि जनाब ये करवाना चाहिए लेकिन करवाते नहीं हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी इस बारे में एक स्टेटमेंट दिया। उनका ये कहना है कि जनाब पहले ही साल में ये बल्दियाती इंतखाबात ना कराना हुकूमत की गलती थी। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। अगर हम PTI की हुकूमत की एक गलती देखें इन द हाइंडसाइट कि जो हमारे लिए बहुत हमें जिसका नुकसान पहुंचा वो ये था जो हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं वो पहले साल में नहीं कराए। और मैं ये भी आपको बता दूं कि इमरान खान पहले दिन से कन्विंस हैं और पहले दिन से कन्विंस है कि स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट के बगैर मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। तो क्या वाकई ये इंतखाबात हो भी जाएंगे मुकर्रर वक्त पर जो तय किया गया है? इसी से सवाल को मैं लेके चलूँगी पहले हिलाली साहब की तरफ। हिलाली साहब, आप भी हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि लोकल बॉडी सिस्टम होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडी सिस्टम जो है वही हमेशा प्रोटेक्ट करता है गली मोहल्ले के मसाइल को। क्या आपको नज़र आ रहा है, अनाउंसमेंट तो कर दी गई है, क्या वाकई इस बार अगले साल हो जाएंगे और फिर क्यों कर ये तय हो जाएगा कि जी गवर्नमेंट को ये सूट भी करते हैं इस वक्त? देखिए, आप तो ऐसी पूछ रही हैं सवाल जैसे कोई ऑप्शन है कि ये इलेक्शंस ना हो। ऑप्शन तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है करो, नहीं तो हम करवाएंगे। तो आई थिंक कि ये कहना कि ये गवर्नमेंट सोच रही है होना नहीं होना अच्छी बात, ये फॉरगेट अबाउट इट। ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये पार्ट ऑफ गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का और होना है और होना चाहिए। और बिल्कुल फवाद चौधरी जिन्होंने कहा था सही कहा, पहले साल होना चाहिए था और क्यों इमरान खान ने इंसिस्ट करके नहीं किया उसका हम जानना चाहते हैं कि व्हाट वाज द रीज़न। अगर वो होता तो शायद ये एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स जो हो रहे हैं पंजाब में वो नहीं होते, इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट का ये होता, उनका प्रेशर होता। फैसले तो उन्होंने करने हैं ना, लोकल गवर्नमेंट ने। तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है कि ये हो रहा है, मगर कुछ लोगों को ख्याल है कि PTI नर्वस है। कुछ लोग समझते हैं कि यार ये शायद इलेक्शन में ना अच्छा करें इसलिए कि ये महंगाई का इश्यू और फिर बुज़दार साहब का रेप्यूटेशन, लिहाजा ये एक रिपोर्ट कार्ड होगा इस गवर्नमेंट के 3 साल पे। मैं समझता हूं PTI को घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, ये देखिए क्यों मैं कह रहा हूं। हर बाई इलेक्शन जो हुआ है नौशेरा और कराची 139 के अलावा PTI ने या वो सीट रिटेन किया है या अपनी मेजॉरिटी को इंक्रीज किया है, नंबर 1। दूसरी बात समीना, 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट मिला है।
अब वो जो 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनके कितने मिलियन रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में? या चलिए एक और तरीके से, लेट मी पुट इट डिफरेंटली, कितने मिलियन लोग हैं पाकिस्तान से जो उनकी कमाई से बेहतर उनका लाइफ बेटर होता है, इंप्रूव होता है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं लाइफ में। कम से कम वो एक फैमिली में अगर आप 4 रखें, जो उन पे डिपेंडेंट है, यूं कह लें, चलिए जो डिपेंडेंट है उसके माने 45 मिलियन, अगर 5 का आप ये करें पर फैमिली 5, तो वो नहीं कहेंगे उनको खुदा के लिए, इमरान खान के लिए वोट करो, उसने हमें वोट, वो इन्फ्लुएंस तो जरूर करेंगे। और फाइनली मैं आपको बता दूं, ये नए अलायंसेस बन रहे हैं समीना, पीटीआई और टीएलपी। आप ये ना समझें कि ये इकट्ठे नहीं हो सकते। पीटीआई और काफ लीग तो है। अब आपको मैं बताऊं, इजाज चौधरी साहब जो हैं वो बड़ा स्किल्ड आदमी है, जमात इस्लामी का बड़ा ये था, रेप्यूटेबल वर्कर। इस वक्त वो इंपॉर्टेंट सेनेटरशिप लेके पीटीआई में है। हारून रशीद साहब वो भी ऐसे हैं, वो काम कर रहे हैं इन चीजों पे। जी, साद रिजवी से मुलाकात भी हुई है ये है। यस, एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल ये है समीना कि ये चलेगा, ये तो आपको लगता है कि अच्छी बात है और पूरा कॉन्फिडेंटली, ठीक है, कॉन्फिडेंटली जाना चाहिए आपको लगता है, और इससे खुद इनको फायदा भी होगा और रेप्यूट भी अच्छी होगी कि इन्होंने करवाए। लेकिन इमरान साहब ये तो आ गया हिलाली साहब का वर्जन। अब आप बताइए कि आप तो हमेशा इस बात को कहते हैं कि जनाब काफ लीग तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ शायद ज़्यादा देखेगी बजाय इसके कि पीटीआई आइंदा इंतखाबात के लिए, तो लोकल बॉडी सिस्टम में वो किधर खड़ी होगी? दूसरा जो मेरा इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं हिलाली साहब ने जिसका जिक्र किया वो ये कि महंगाई का फैक्टर तो है, लेकिन लोकल बॉडी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगाई के फैक्टर को कंट्रोल करेगी। तो क्या महंगाई इन इंतखाबात पर कुछ असरअंदाज हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख चिल्ली की तरह प्लान बनाना और सोचना ना कोई मुश्किल काम नहीं है, ना इस पे किसी को इतराज़ है, ना ही होना चाहिए। देखें, मैं बड़ी एक सीधी सी बात करता हूँ, ये जो 9 मिलियन वोटर्स हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये क्या आज इनको वोट का हक मिला है तो फिर ही ये अपनी फैमिलीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वोट की बिना पे ये अपनी फैमिलीज़ को कह सकते हैं। अगर इन्हें वोट का हक ना मिलता तो क्या इनकी फैमिलीज़ इनकी बात ना मानती, या ये कहते हैं ना। तो वो फैक्टर आपको नहीं लगता? सुन, मेरी भी गुजारिश सुन लें। मैं जो बात कह रहा हूँ वो सिर्फ इतनी है कि जो पोजीशन है, देखिए, अगर ये पीटीआई के बस में होता, अगर ये तब्दीली सरकार के बस में होता, अगर ये वसीम अकरम प्लस जनाब उस्मान बुज़दार साहब के बस में होता, तो ये कभी भी बल्दियाती इलेक्शन ना करवाते। अब फवाद चौधरी साहब की बात सुन लें। हिलाली साहब, फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं। मैं फवाद चौधरी के साथ एक खाने पे था, मुझे उन्होंने खुद ये कहा कि काबीना में सिर्फ 2 लोग हैं जो बल्दियाती इलेक्शन करवाना चाहते हैं, एक वज़ीर आज़म इमरान खान और दूसरे फवाद चौधरी। मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी दूसरे वफाकी काबीना की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बाकी वफाकी काबीना में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इमरान खान साहब को बात से मना ना करे कि जी आप बल्दियाती इलेक्शन ना करवाएं। उसकी बुनियादी वजह ये है, हमारे वाकफान हाल के मुताबिक इमरान खान साहब को उनकी टीम ये कहती रही है, ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से, कि जनाब पंजाब में बड़ा नॉमिनल सा मार्जिन है, ऊपर से आपने उस्मान बुज़दार साहब को लिगा दिया है, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। अगर आपने बल्दियाती इलेक्शन करवा दिए तो वहाँ हमारा नुकसान होगा, क्योंकि देखें पंजाब में जितने ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं वो भी मोस्टली मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे, बिल्कुल इमरान खान करवाना चाहते थे वज़ीर आज़म, लेकिन उनकी जमात की तरफ से खुद उनको ये तासुर दिया गया कि अगर आप ये इलेक्शन करवाएंगे तो आपको शिकस्त का सामना हो जाएगा। अब उसमें उन्होंने देर कितनी कर दी, इतनी देर कर दी कि अब वाकई अगर वो पहले साल में करा देते तो उस वक्त पीटीआई का बूम जा रहा था। पीटीआई के खिलाफ लोग नहीं थे, उन्हें ये नहीं था कि महंगाई के जिम्मेदार पीटीआई है या इमरान खान साहब की हुकूमत यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकी या डॉलर इतना महंगा हो गया या पेट्रोल बिजली, ये सारी अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब लोगों को उन्होंने वोट चाहे बल्दियाती इलेक्शन में डालना हो या आम इंतखाबात में, ये गुस्सा निकालेंगे, ये मैटर करेगा।
लिहाजा अब शायद हालात पीटीआई के लिए उससे मुश्किल है। दूसरी बात ये जो इत्तेहाद के वाले से लाली साहब फरमा रहे थे, इजाज़ चौधरी साहब ने मुलाकात की है, बड़ी अच्छी की, और इजाज़ चौधरी साहब जो हैं मेरा ज़ाती तौर पे उनके साथ को 25 साल से ताल्लुक़ है। मैं जानता हूँ कि वो ख़ुद कारकुन, और जमात इस्लामी में उन्होंने मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब ने उनकी ट्रेनिंग की हुई है, जो जमात इस्लामी के अमीर थे। प्रॉब्लम ये है कि TLP उनके साथ इत्तेहाद क्यों करेगी, ख़ास तौर पे बल्दियाती इलेक्शन में? इसलिए कि बल्दियाती इलेक्शंस में वार्ड्स होते हैं छोटे छोटे, यूनियन कौंसिल होती है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है छोटी छोटी, तो उन्हें ये पता है कि जो जितने हमें वोट मिलेंगे हमारा तो काउंसलर हो जाएगा, तो हम अपने वोटों से दूसरों को क्यों करवाएं। ये अच्छी कोशिश है, तमाम सियासी जमातों को ये कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मुझे इससे फायदा नहीं नजर आ रहा। मुझे ये नहीं नजर आ रहा कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए PTI और TLP का अलायंस हो। अच्छा लाली साहब, एक मुश्किल सवाल है आपके लिए आई होप कि आप तो इसको आसान बना लेंगे। जो फैक्टर्स आप कह रहे हैं अगर हम उनको मान भी लें सर, तो फिर कंटोनमेंट के तो इलेक्शंस अभी कुछ देर पहले हुए थे, वहाँ पे PMLN को काफ़ी मेजॉरिटी मिली, पंजाब में तो उन्होंने खासी आपको पता ही है कि कामयाबी हासिल की। तो फिर यहाँ हालांकि कंटोनमेंट के बारे में कहा भी ये जाता है कि वो तो PTI का ज़्यादा वहाँ पर शायद असर व रसूख रहा है, तो ये हमें फिर रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे पंजाब में। समीना, पहली बात तो ये है कि काफ़ी डेवलपमेंट्स उस इलेक्शन से जो हुए हैं, चेंजेस भी आए हैं। PDM के मूवमेंट बेसिकली तो कोलैप्स कर गया है, कोई उसको सीरियसली नहीं ले रहा है अभी। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मेरे ख्याल में जैसे ये केसेस का एविडेंस आ रहा है, PMLN जो है उनकी लीडरशिप जो है इस वक्त, वो तो वो तो एक स्टेप रह गया है ना, जजमेंट एंड जेल। क्या रह गया है अभी? जजमेंट भी रह गया और तो कुछ नहीं रहा है। अब आप देखिए, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं लोकल बॉडीज इलेक्शन, तो मुझे आप बताएं कि कितना सारा करप्शन के केसेस जो शहबाज शरीफ के हैं, वो साफ पानी का केस, 4 अरब करोड़ रुपया और 1 लीटर पानी नहीं, लोग मर रहे हैं, पानी साफ नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं डिजीजेस से, और कौन रिस्पॉन्सिबल है? लोकल गवर्नमेंट ने क्या किया? पंजाब की गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ नहीं किया भाई, लोग स्टिल डाइंग। 4 अरब रुपया गैर, उसको पूछो तो किधर गए पैसे, वो कहता है पहली बीबी से पूछो, दूसरी बीबी से पूछो, तीसरी बेटी से पूछो, चौथे लड़के से पूछो, वो सब भगोड़े हैं। देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप समझते ये इम्पैक्ट नहीं करेगा लोगों पे? क्या कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शंस हुए थे वो क्या ऐसे ओवरवेलमिंगली इंडिकेशन थे कि PTI खत्म हो गया है? नॉट एट ऑल। पंजाब की हद तक काफी इलेक्शन थे PTI के लिए वैसे नहीं, किधर उन्होंने कौन से सीट में उनकी मेजॉरिटी कम हुई है? माने अगर उन्होंने जीता नहीं तो पहले तो नहीं जीता था ना, हारा क्या है? मैं तो कैंटोनमेंट की उसमें बात कर रही हूँ, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने की ना इलाही साहब, जरा मैं उस पर जरूर बात करना चाहूंगी। जो आप बात करें ना कि जो लोकल बॉडी पहले रहे हैं, पहले तो इतने इख्तियारात भी नहीं रहे हैं, और उसके लिए डायरेक्टली जो सूबाई हुकूमतें थी उनको ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है कि जी लोकल बॉडीज़ को इन्होंने कभी स्ट्रॉन्ग ही नहीं होने दिया। तो अब आप समझ रहे हैं कि आप जो नया सिस्टम है उसमें सही तौर पर उनको स्ट्रॉन्ग भी करेंगे। सिर्फ करवाने इलेक्शन तो ज़रूरी नहीं है, असल चीज़ तो ये कि इख्तियारात भी मिले। क्यों इमरान खान को जाके बुजदार कहे कि मेरा पावर लेके लोगों बॉडीज को दे दो? वो नहीं देगा समीना, वो नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा, वो चाहता है द पावर शुड स्टे विद हिम। क्यों नहीं लोकल बॉडीज इलेक्शंस हुए हैं सिंध में? क्यों नहीं? हर चीज, पानी, कराची एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज उनके हाथ में क्यों है? इसलिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल बॉडी इलेक्शन करवाना नहीं चाहता। उधर भी यही है, पैसे मिलते हैं प्रोविंस को और चीफ मिनिस्टर है, सब चीज है। तो मेरे ख्याल में ये गलत फैसला था और इमरान खान सही सोच रहा था, मगर उन्होंने नहीं किया। उसका अब पता नहीं उसका क्या रिएक्शन, आई डोंट थिंक टू मच बिकॉज। अच्छा, दूसरी बात, वो जो इमरान याकूब ने जो कहा है इसके बारे में, TLP के बारे में, कि इसलिए वो चाहेंगे कि अपना बंदा हो,
देखिए, जब आप एक अलायंस बनाते हैं ना, तो यू मेक एन अलायंस हर इलेक्शन के लिए, प्रोविंस, सेंटर एंड लोकल। और अगर उनको कोई एडवांटेज ही नहीं है पीटीआई को इनके साथ अलायंस बनाना, तो अलायंस क्यों बनेगा? और टीएलपी जो है बड़ी ग्रेटफुल है पीटीआई को। इमरान खान ने इनको, माय गॉड, इनके लिए क्या नहीं किया है, इन द सेंस के वो मान गया है, जो उनके मुताबिले थे वो मान गया, एक्सेप्ट किया। सब लोग चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं पीटीआई सरेंडर कर गई है टीएलपी को। तो अगर सरेंडर कर ली है टीएलपी को, तो क्या आप नहीं समझते उनको थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, या वो खुश होना चाहिए पीटीआई से? क्यों एजाज चौधरी झप्पियों के साथ मिला? उनका तो वैसे स्टेटमेंट उन्होंने एक जरूर दिया था कि जी जाती हैसियत में मिले। चलिए ठीक है हिलाल साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा आगे चलूंगी, इमरान साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, और इमरान साहब आप मेरा ख्याल रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मैं हिलाली साहब की बातें जो है ना सुन रहा था। हिलाली साहब माशाल्लाह जो बातें करते हैं ना, मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है कि तज़किये के साथ साथ ना कुछ ख्वाहिशात भी होती हैं। गुजारिश ये है कि ये इमरान खान साहब ने या पीटीआई ने टीएलपी के साथ कुछ नहीं किया। हिलाली साहब अभी 3 दिन पहले खुद फरमा रहे थे कि हुकूमत ने तो डिसीजन को छोड़ दिया था। ये रियासत पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, मगर पाकिस्तान ने। सर गुजारिश माफ करिए, आप सही कह रहे हैं। आप एक मिनट फिर आप वापस आ जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा था फैसला कर लिया था कि इनको कन्फ्रंट करेगा, मगर जब फौज आ गई और कही नो, उस वक्त ये रुका, ये फिर लड़ा नहीं उनके साथ ना। ही कुड हैव बिकम, नहीं हम ये करेंगे, एक और क्राइसिस हो जाता। आखिर अपॉइंटमेंट पे तो इन्होंने कहा ना। बिल्कुल ठीक हिलाली साहब, आपकी बिल्कुल ठीक। लेकिन टीएलपी के मामले में फिर क्रेडिट किसको गया? रियासत को, रियासत पाकिस्तान को, ना कि पीटीआई को। अच्छा, दूसरी बात ये सर कि ये जो मामला है ना, आपको याद होगा जो 2013 से 2015 के दरमियान पीटीआई की हुकूमत ने केपी में इंतखाबात करवाए थे बल्दियाती, और फिर उनके बल्दियाती नुमाइंदों ने उस वक्त के वजीर आला केपी जनाब परवेज़ खटक साहब के खिलाफ कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। वो रोते थे आके मीडिया के सामने कि हमें तो कोई इख्तियार ही नहीं मिला। अब ये मसला होगा। सुने मेरी बात सुने, मैं अभी तो इस पे बात कर रहा हूँ। मैं अभी आपसे अर्ज़ करूँ, प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई पंजाब में जो इस वक्त पोजीशन है, फिर मैं उधर आ जाऊँगा कि पंजाब में पीटीआई को इस वक्त खुद अच्छी तरह पता है कि मुस्लिम लीग नून की पोजीशन क्या है। इस वक्त 2018 के इलेक्शन से बेहतर पोजीशन में मुस्लिम लीग नून है, इसलिए पीटीआई के लिए ख़तरा भी ज़्यादा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कह दूँ, मैं हिलाली साहब आप प्लीज़ ये नोट कर लीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे पास गैब का इल्म नहीं है, लेकिन बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स मुझे ऐसा लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। अगरचे आप इससे इख्तलाफ करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जहाँ बहाना बना के शायद नहीं कुछ बहाना बना के पोस्टपोन तो हों, लेकिन शायद बल्दियाती इलेक्शन की जगह आम इंतखाबात ही हो जाएं। अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। चलें, बहरहाल अब ये तो हम एजम्पशंस पर क्या ज़्यादा बात करें, लेकिन एक चीज़ पर अगर एक शॉर्ट सा कमेंट, आप समझते हैं कि ईवीएम को इसमें टेस्ट किया जा सकता है? मैं कहता हूं कि किया जा सकता है नहीं, करना चाहिए। इन इलेक्शंस को टेस्ट केस बना के एक सेकंड कम अज कम आप ये कर लें कि आप पूरा इलेक्शन ईवीएम पे ना करवाएं, लेकिन ऐसा कर लें कि लाहौर में आप ये सोच लें कि जिन 10 सीटों पे हम ईवीएम पे कराएंगे, इसी तरह पिंडी में 10 सीटों में, आपके जितने बड़े शहर और छोटे देहात हैं कुछ सीटों पे करवा के चेक कर लें। आप कम से कम 100-150 सीटों पे पूरे पंजाब में ये करवा लें, ताकि आपके पास उसका रिजल्ट भी आ जाए। सही जी लाल साहब। ईवीएम वैसे सजेशन इनका ठीक है ईवीएम्स के बारे में, मगर मेरा अपना ख्याल है कि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डज नॉट मेक अप इट्स माइंड, और वो बड़े खिलाफ हैं इनके, उस वक्त तक मैं नहीं समझता ईवीएम इस्तेमाल होंगे। मगर साथ साथ एक बात मैं कह दूं, बड़ी अफसोस की बात होगी अगर लोकल बॉडी इलेक्शंस पंजाब में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है किसी बहाने पे पोस्टपोन हो जाए।
बिल्कुल। अगर वो बहाना है तो वो तो गलत काम है और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट एडमिट परमिट नहीं करेगा। वेरी राइट। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते प्रोग्राम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज इंकशाफ भी हुआ मुझ पर और मैंने सोचा कि इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। जो सिटीज़न पोर्टल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाया, उसको सब बड़ा एडमायर कर रहे थे कि जी बड़ा अच्छी चीज़ है और इस पर शहरी अपनी शिकायत रजिस्टर कराते हैं, मुतल्लिका महकमे जवाब देते हैं, फ़ौरन उस पर अमल दरामद होता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, एक डाटा भी रहता है आपके पास इस हवाले से, हमेशा हमने इसको एडमायर। लेकिन इसमें एक नया स्कैंडल सामने सुनने को मिला कि जिसमें जाली शिकायत दर्ज होती हैं और फिर उन जाली शिकायत को एड्रेस करके उसकी बुनियाद पर डाटा भी बना लिया जाता है कि जी इन शिकायत को एड्रेस कर दिया गया और ये काम खुद मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की जानिब से किया गया। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर एक्शन लिया और अक्सर जो अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर ली गई है। लेकिन इसमें अफसोस की बात यह कि एक अच्छी चीज़ को भी हमने किस तरह से मेलाइन किया है। इमरान साहब, सिटीज़न पोर्टल के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कई दफ़ा और तारीफ़ भी इस पर की है कि जनाब अच्छी चीज़ है, लेकिन ये किस तरह का स्कैंडल सामने आ गया है कि ये खुद अफसरान ही शिकायत अपनी तरफ से जाली दर्ज कर ली, खुद ही उसको हल भी कर दिया और नंबर भी बन गए। सबीना, बात यह है कि जिस कौम में और ख़ास तौर पर उस कौम की अफसरशाही में इस तरह की अखलाकी पस्ती हो जाए कि आप अपने कारकर्दगी को दिखाने के लिए, आप लोगों से सच छुपाने के लिए और अपने वज़ीर आज़म को या अपने हुक्मरानों को अपनी ये कारकर्दगी बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए आप इस तरह के काम शुरू कर दें, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा नाअहली कुछ हो नहीं सकती। तोड़ मरोड़ कर आप हक़ाइक़ को पेश करें। और यहाँ हुआ क्या, वो अफसरों ने जिन्होंने ये कहा कि जी हम तो अपनी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इस पे बड़ा कंसर्न था और आपको याद होगा कि पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट भी, और वो बाकायदा यहाँ तक करते थे कि आपको याद होगा कि वो खुद शिकायत सुनते भी थे और लोगों ने शुरू में इस पे लोगों की शिकायत पे काफ़ी लोगों को रिलीफ भी मिला। उसके बाद हुआ ये कि जब ये अफसरों ने देखा कि ये तो काम अच्छा है, उन्होंने खुद ही अपने बंदों से वो करवाई, खुद ही उस पर रिलीफ दिया और खुद ही अपने नंबर टांग लिए। जब इस तरह से ये होगा तो फिर ये चीज़ें होंगी। असल में जब इस तरह की कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो वो बनाने वाले और उसको चलाने वाले उसके लूप होल्स को जानते हैं, वो समझते हैं कि इसको कैसे मिसयूज किया जा सकता है। हाँ, तो ये वो लोग हैं जो अच्छा काम करने की बजाय हर अच्छे काम में से भी बुरा काम निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही है हिलाली साहब, फिर इसका मतलब है इसमें कुछ लूप होल्स रह गए, कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है इस सिस्टम में, क्योंकि देखिए ना इसका तो फिर मिसयूज बड़ी आसानी से किया गया है। मिसयूज़ के मतलब क्या है आपका कि उन्होंने झूठ स्टेटिस्टिक्स दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर को कह दिया है उनको कि सब ठीक हो गया है जब नहीं हुए थे, तो जो लोग पकड़े गए हैं उनकी कम से कम उनकी नौकरी जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ बड़ा नेचुरल है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट आप बैठे हुए हैं, आपके खिलाफ एक कंप्लेंट जा रहा है और फिर आप ही को आके पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कोशिश करेंगे कि अपने आप को बहाना बन के ये हो जाए, ये और झूठ भी शायद आप करें और शायद फैक्ट्स भी आपको चेंज करें और कंकॉक्ट करें, इसलिए कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये पहुंच चले गया है, माने उनके पोर्टल पे चले गया है और एक ठीक सा जवाब होना चाहिए। मैं समझता हूं ये प्रिडिक्टेबल था। बात असल ये है कि इससे क्या बेनिफिट होता है, मैं बताता हूं। पहली बेनिफिट जो ये होती है कि सोसाइटी को बताता है कि प्राइम मिनिस्टर परवाह करता है आपके लिए, वो खुद ये चीजें सुनता है। दूसरी बात ये है कि वो बता रहा है प्राइम मिनिस्टर को कि कौन से आपके मिनिस्ट्रीज हैं, इदारे हैं जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा कंप्लेंट है, और अगर इतने ज्यादा कंप्लेंट्स हैं तो कुछ ना कुछ दाल में काला होगा, तो आप इसके बारे में क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल में ऐसा, और खुद एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर एक ऑम्बुड्समैन बन जाता है गवर्नमेंट के इस पे, है ना, उनको अपील आ रहा है फ्रॉम डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट जो वो हेड करता है। मेरे ख्याल में हर लिहाज से इट्स वेरी गुड, इट कीप्स हिम इन्फॉर्म्ड। उसमें खराबी क्या है? अच्छा हिलाली साहब, ब्लैक शीप हैं, पकड़े जाते हैं, उनको निकालें। अच्छा हिलाली साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि ये इतना अच्छा निज़ाम है कि इसको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर तक नहीं बल्कि तमाम सूबों में
चीफ मिनिस्टर तक भी ये होना चाहिए, उनको भी अपने अपने हाँ ये पोर्टल सिस्टम बनाना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर के ही डिलीवरी सेल ने इसका खोज लगाया, लेकिन अब इन्हें ये ज़रूर चाहिए कि जो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है और खिलवाड़ किया है आवाम के साथ, उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाए कि ताकि कम से कम बिल्कुल ख़त्म ना भी हो सके तो उसमें एक खातिर खा कमी ज़रूर आ सके, कोई दूसरा करप्ट अफसर ये दोबारा या नालायक अफसर ये जुर्रत ना करे कि इस तरह के काम में इस तरह की बददियानती करे। बिल्कुल ठीक है जी, और हम उम्मीद करते हैं ऐसा होगा। काफ़ी एक्शन तो ले भी लिए गए हैं। अब एक ब्रेक लेते हैं इस मौके पर, ब्रेक से वापस आते हैं तो अवामी इशूज़ की चूँकि अभी बात हो रही थी, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बुनियादी ज़रूरत और बुनियादी मसला भी है पाकिस्तान का, वो ये है कि जी पीने का साफ़ पानी जो है वो सही तौर पर दस्तयाब नहीं है, और इस सिलसिले में बड़े हौलनाक इंकशाफात भी हुए हैं जो कि खुद फेडरल मिनिस्टर जो हैं प्लानिंग के उनकी जानिब से किए गए हैं। लेकिन उसके लिए सद्देबाब क्या है उस पर बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पीने का साफ पानी एक बुनियादी ज़रूरत है और हर हुकूमत को चाहिए कि शहरियों तक इसकी रसाई यकीनी बनाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया इतने सालों में भी, और आज भी एक होशरुबा इंकशाफ होता है, और वो ये जनाब कि पाकिस्तान रिसर्च काउंसिल ये बताती है कि 61% जो पाकिस्तान में पानी पीने के लिए दस्तयाब है वो गैर महफूज है, वो जरासीम से आलूदा है, वो साफ़ नहीं है, और अक्सर इस तरह का जो पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियाँ भी जो हैं वो लोगों में ज़्यादा पनप रही हैं। मैं ख़ास तौर पर आपको सुनवाना चाहती हूँ असद उमर साहब जो कि प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस हवाले क्या इंकशाफ किया और फिर उसके बाद इस मौजू पर बात की। पानी की कोई बड़ी स्कीम इस्लामाबाद में दिहाइयों से नहीं आई। मैंने नोट किया पिछले 2-3 साल से एकदम से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है कैंसर के केसेस में इस्लामाबाद में। हर तीसरे जिसके घर जाओ जी क्या हुआ था जी, कैंसर हुआ था। मुझे शक यही है कि ये पानी से क्या कोई रिलेशनशिप ना हो। ये उनका ख्याल, और इसके साथ साथ गैस्ट्रो और जो दीगर कुछ बीमारियां हैं पेट से मुतालिक वो भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, और इसकी वजह भी बुनियादी तौर पर आलूदा पानी ही करार दिया जाता है। क्यों नहीं इस पर कभी काम हो, इस पर बात करते हैं। इमरान साहब पहले आपकी तरफ आऊँगी, क्या आपको दिखाई दे रहा है इतना इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है और एक बेसिक नेसेसिटी है, क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो कभी इसको एड्रेस करती हैं और आज तक ये सूरत हाल है इतनी तशवीशनाक। देखिए समीना, अगर आप बात करें ना आलमी इदारा से है WHO की और यूनिसेफ की, तो इन दोनों इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें पाकिस्तान में जो आबादी है उसकी सिर्फ 36% आबादी को पीने का साफ़ पानी जो है ना मैसर है सिर्फ। और आप जो बात कर रही थी उसमें आपको थोड़ा सा बता दूं कि बेनज़ीराबाद, मीरपुर ख़ास और गिलगित बल्तिस्तान का पानी 100% गैर महफूज करार दिया गया। 100%, यानी आप वहाँ तो गुंजाइश भी नहीं रख सकती। हालांकि आपको याद होना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान या पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ पे आमतौर पे ये तासुर है, ये समझा जाता है कि ये बड़ा साफ़ और सेहत अफजा पानी है, लेकिन हमने उसको भी इतना पोल्यूटेड कर दिया है कि वहाँ पे हालात ये हैं। जब ये हालात होंगे तो आपको जो पायदार तरक्की के अहदाफ मिले हैं, यानी SDGs के मुताबिक आपने पाकिस्तान ने 2030 तक 100% आबादी को साफ़ पानी मुहैया करना है, लेकिन यहाँ तो रोज़ाना आबादी की तादाद में इस तादाद में इजाफा हो रहा है जिसको आप साफ़ पानी की बजाय पोल्यूटेड पानी मुहैया कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तमाम शहर, खुसूसन आप बड़े शहरों की बात करें, अभी असद उमर साहब तो इस्लामाबाद की बात कर रहे थे ना, हालांकि इस्लामाबाद तो बड़ा जो है ना उसको आप ये प्लान्ड सिटी है, उसमें हर चीज़ बड़ी उससे की गई थी। लेकिन कराची और लाहौर जैसे शहर देखेंगे जो पुराने शहर है, वहाँ तो इससे भी बुरा हाल है। कराची में तो बहुत ही बुरा हाल है, वहाँ सीवरेज का और पाइपें मिल चुकी है। जी लाल साहब आपकी तरफ आ रही हूँ जी। अब आप कहिए, आप तो कराची में, यहाँ तो खैर पानी का क्या बात करें, पीने का तो दूर की बात है, किसी भी चीज़ के लिए साफ पानी दस्तयाब नहीं है। तो कितनी संगीन सूरत हाल है जबकि इतने सालों से पीपल्स पार्टी है यहाँ पे। देखिए, मैं एक बात पे बहुत हैरान हूँ, और वो बात ये है कि असद उमर कह रहा है कि इस्लामाबाद में पानी गंदा है, और ये जो भी हमारे इधर स्टेटिस्टिशियंस हैं वो कहते हैं 61% ख़राब है। तो स्टेटिस्टिकली मैं आपको बता देता हूँ 90% डिजीज़ जो पाकिस्तान में हैं वो पानी से होते हैं। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो एक नया तरीका है जिसको पानी को आप
ह्यूमिडिटी से क्रिएट करते हैं। और अगर आप इस मशीनरी को एक दफ़े इस्टेब्लिश करें एक शहर में, एक सिटी में, और एक जिधर भी $200 मिलियन का आपको पता है कि दवाई आते हैं पानी बॉर्न डिजीज़ को के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए। माने जो भी बीमारी आ रही है हमारे पानी से, उसके लिए जो दवाई हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो $200 मिलियन फी साल है। और अगर आप ह्यूमिडिटी पानी को ह्यूमिडिटी से निकालें, $100 मिलियन एक दफ़े सेटअप करके पूरा आप वो प्लांट लगा दें तो $200 मिलियन हर साल आपके बचेंगे। मगर इधर तो कोई उसका बात ही नहीं कर रहा है। यानी हम उधर इलाज पे पानी लगा लेते हैं, इलाज पे पैसे लगा लेते हैं, लेकिन उसके एहतियात के लिए जो किया जा सकता है उस पे पैसे नहीं हम लगा रहे। That is very unfortunate। असल में यहाँ मामला ये, हिलाली साहब माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ मामला ये है, बिल्कुल सही हिलाली साहब ने कहा, यहाँ ये नहीं देखते कि आप बीमारी से बच कैसे सकते हैं। यहाँ पे इस बात का इंतजार करते हैं कि पहले आप बीमार हों और उसके बाद आपके इलाज पे उससे दुगना पैसे खर्च हो जाएं। लेकिन ये कभी प्रायोरिटी क्यों नहीं रही है हिलाली साहब? जी कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये गवर्नमेंट आके इन्होंने क्या किया कि अंडरग्राउंड स्टोरेज रखा। क्या मतलब कि अंडरग्राउंड पानी को स्टोर करने के लिए इन्होंने वो सुरंगे बनाए, ये वो। उधर पानी थोड़ा साफ रहता है, जब ऊपर आता है आप फिर उसको साफ करते हैं। जैसे माफ़ करिए, मेरे घर में जो पानी है, कुएं का पानी जो है, उसको हम एक ट्रीटमेंट प्लांट है, थोड़ा महंगा है, मगर उसकी खूबी ये है कि वो जितना पानी इस्तेमाल होता है घर में, वो उसको आप पी भी सकते हैं, और वो अगर आप ना भी सकते हैं मगर उसको पी भी सकते हैं आप, तो उस लिहाज से बोतल की पानी की ज़रूरत नहीं होती है। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ समीना कि कोई ये जो टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था, ये एक फ्लैश नहीं है, ये आ गया है इस मुल्क में। मुझे पता है एक कंपनी है जो अब आके ये बताएगी, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता हुआ आज तक? गवर्नमेंट इस पे क्यों नहीं काम कर रही है? अच्छा, इसमें मेरे पास तो एक एंगल में और भी सोच रही हैं, मैं इस पे एक और एंगल से भी सोच रही हूँ हिलाली साहब, इमरान साहब, कि ये जो पानी फिल्टर्ड वाटर की जो कंपनियां हर जगह पे खुल गई हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये भी एक, आप देखिए ना कि बिल्कुल इन चीज़ों, आपने पानी पीने का भी इस्तेमाल करना है, किसी मजदूर ने भी, आम गरीब आदमी ने, उसने ख़रीद के पानी पीना है। आप नलके का टैप वाटर जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं पीने के लिए। इनका भी एक बिजनेस पूरा चल पड़ा है और ये पूरा रन कर रहा है। कहीं ये चीज़ें भी तो फैक्टर है ना, जैसे वहाँ पर टैंकर माफिया है, तो ये पीने का पानी का भी एक माफिया तो नहीं बन गया कि जी? नहीं, पता क्या, ज़रूर चीज़ें होती हैं इस तरह की, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि इनको यहाँ जगह कैसे मिली है। अगर आप आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हम खुद अपने बचपन में स्कूल से आते, कॉलेज से आते, रास्ते में कहीं भी नलका खोल के वहाँ पानी पीना शुरू कर देते थे। वहाँ ग्राउंड में खेलते हुए प्यास लगी, गए पानी, नलका खोला, पानी पिया, फिर खेलना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त पानी इतना पोल्यूटेड नहीं था, क्वालिटी अब क्वालिटी बेहतर थी। अब पानी इतना पोल्यूटेड हो गया। असद उमर साहब जो फरमा रहे थे, मैंने खुद एक डॉक्यूमेंट्री की थी हिलाली साहब, कसूर शहर के, उसमें आर्सेनिक की मिकदार इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा वहाँ टैनरीज की वजह से, कि वहाँ पे हर घर में ना सिर्फ ये कि लोगों में कैंसर हो रहा था, बल्कि वहाँ पे ये प्रेग्नेंट खवातीन में इतना असर छोड़ रहा था कि जो बच्चे पैदा होते थे उनके जो इन्फेक्टेड थे, अक्सर के पाँव टांग कोई चीज़ टेढ़ी होती थी, अपाज बच्चे पैदा शुरू होना हो गए। और ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ जो लगा हुआ था उसकी ये हालत थी कि उससे बराह रास्त पानी आपके खेतों में जा रहा था। अब मुझे आप ये बताएं कि जो पानी जो है बगैर ट्रीट हुए टैनरीज का पानी अगर खेत में जाएगा तो वो सब्जी जहाँ जहाँ जाएगी उसका क्या असर होगा? तो ये मामला ये बड़ा है कि हुकूमत की तरफ से इस तरह का कोई चेक एंड बैलेंस। और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन चूंकि पानी के इशू के हवाले से बात हो रही है तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो ये गवर्नमेंट है इसने इस सिलसिले में क्या इनिशिएटिव लिया है
और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। ख़ास तौर पर इनसे हमने इसलिए रिक्वेस्ट की है बात करने के लिए क्योंकि ये आब पाक जो अथॉरिटी है उसके चेयरमैन भी हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि इस अथॉरिटी के तहत अभी तक क्या कुछ हुआ है। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वक्साम। चल साहब, साफ पानी बड़ा एक मसला है और अभी खुद पाकिस्तान रिसर्च काउंसिल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान में पीने का साफ पानी है वो 61% पानी ऐसा है जो कि गैर महफूज है। अभी इमरान साहब ने भी बड़े होशरुबा इंकशाफात बताए कि पंजाब में सूरत हाल काफ़ी बुरी है, तो आप इस अथॉरिटी के लिए काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। आपसे हम स्पेशली जानना चाह रहे हैं कि क्या इस अथॉरिटी ने अभी तक काम किया है, कितने % इलाका ऐसा है जहाँ पे साफ पानी पहुँचा दिया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि जब हमारी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी, हमने पंजाब आब पाक अथॉरिटी का क़याम अमल में लाए थे और पंजाब आब पाक अथॉरिटी का मकसद जो है वो पंजाब के लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करना है। इसलिए कि हम समझते हैं कि 80% लोग अस्पतालों में गंदा पानी पीने की वजह से जाते हैं, बेशुमार बीमारियां लाहक होती हैं। तो शुरू में हमारे लिए सच्ची बात है बहुत मुश्किलात थी। पहले तो 1 साल तो ब्यूरोक्रेसी की मेहरबानी कि उन्होंने हमें वाटर अथॉरिटी नहीं बनाने दी, फिर 6 महीने पीसी 1 मंजूर नहीं हुआ। लेकिन अब मामला जो हैं घाड़ी पे बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे आए हैं और अब इंशाल्लाह हमने जो पहले फेज में तकरीबन 1500 यूनिट हम लगा रहे हैं, जिससे 76 लाख लोगों को पीने का साफ पानी पंजाब में माशाल्लाह पहुंचेगा। और इतने ही लोगों को हमारे एनजीओ जो हैं माशाल्लाह हमने इतना मोटिवेट किया है इस इशू को, इतनी कंपेनिंग किया है, कब हमारे मुखय्यर हजरात और जो हमारे एनजीओज हैं वो भी बड़ी तेजी के साथ मुख्तलिफ इलाकों में रूरल एरियाज में फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं। कल मैं चकवाल में था और माशाल्लाह कल हमने 10 फिल्ट्रेशन प्लांट का जो इफ्तिताह है जो है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चकवाल में किया है। तो लेकिन गवर्नर साहब, ये तो अगर हम पंजाब की आबादी के लिहाज से देखें तो ये तादाद तो बड़ी कम है, 76 लाख लोग और कहाँ इतना बड़ा 12-13 करोड़ आबादी का सूबा, तो ये तो बड़ा टाइम लग जाएगा। अगर इस तरह एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगेगा तो सब तक पानी पहुंचाने में कितना वक्त दरकार होगा? देखें, अब जहाँ तक तो ताल्लुक है एनजीओज के साथ और हमारा जो पंजाब आब पाक अथॉरिटी, तो हम इंशाल्लाह 15 मिलियन लोगों को हमारा टारगेट है कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में लोगों को पीने का साफ पानी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे पास अब पंजाब आब पाक अथॉरिटी जो है बिल्कुल हमने टीम बड़ी जबरदस्त बना ली है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो अगर हमें 5% बजट का मिल जाए तो हम इंशाल्लाह आधे से ज्यादा पंजाब में लोगों को पीने का साफ पानी विद इन नेक्स्ट 2 ईयर जो है पहुंचा। गवर्नर साहब, अच्छा गवर्नर साहब मैं जफर इलाली, सलाम वालेकुम, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। गवर्नर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नया टेक्नोलॉजी एक है जिधर से आपको ह्यूमिडिटी से पानी बचता है और दावा ये है कि वो $100 मिलियन का वो जो प्लांट लगेगा वो एक दफे एक्सपेंडिचर होगा और $200 मिलियन का दवाई की हर साल की बचत होगी। आप मेहरबानी से मैं आपको एक नाम और एड्रेस से कंपनी का दूंगा पाकिस्तान में, वो बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, आपकी इजाजत से कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे और प्लीज आप ये पर्सनली इस मामले को एग्जामिन करें। जफर लाली साहब, आप तो कहते हैं वो मैं खुद कांटेक्ट करूंगा, उनसे मुलाकात करूंगा, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती। देखें, हमारा इस वक्त जो आब पाक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं डॉक्टर शकील साहब, उनको 30 साल का पीने के साफ पानी पे तजर्बा है। उन्होंने एशिया डेवलपमेंट बैंक में काम किया है, उन्होंने AIIB बैंक में काम किया है और मुल्क के मुतअद्दिद मुल्कों में लोगों को पीने का साफ पानी पहुंचाया। हमारा जो चैलेंज है वो ये है कि अगर हमें मुहैया कर दिए जाएं फंड्स और ब्यूरोक्रेसी, रेड टेप जो है, ये सारी चीजें,
तो इंशाल्लाह एक्सपर्टीज जो है हमारे पास है, लेकिन जो भी आप एक्सपर्टीज बता रहे हैं हम उनका तावन जरूर लें। चौधरी साहब, दो बातें बड़ी अहम है। एक तो ये कि गवर्नर होने के बावजूद आप ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप की बात कर रहे हैं, तो फिर आम आदमी का क्या होता होगा। और दूसरा ये कि वफाक में भी आपकी हुकूमत है और कराची में आपको पता है पीने के पानी का बहुत मसला है, वहाँ पे बाकायदा टैंकर माफी है। तो क्या आप आबे पाक की तर्ज पे वफाकी सतह पे भी कुछ काम करेंगे जिससे कराची के शहरियों को भी पीने का साफ पानी मिल सके? हम तो हर जगह अगर हमें कोई भी फंड्स मुहैया करे, हमारे पास एक्सपर्टीज हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ होगा कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट 2 करोड़ में लगते थे, जो दूसरी तमाम हुकूमतें जो हैं, वो फिल्ट्रेशन प्लांट हम 30 लाख में लगा रहे हैं। तो वैल्यू फॉर मनी है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, और हमारे पास नो हाउ है, हमारे पास बेहतरीन टीम है। अब अगर हमारे साथ जो भी हमें चैलेंज दिया जाए, बल्कि हम तो कहते हैं कि वाटर और इसके साथ सीवरेज सिस्टम भी अगर हम दे दिया जाए, तो हमारी अथॉरिटी के पास इस वक्त इतनी मतलब टीम है कि हम वो भी हंगामी बुनियादों पे प्रोवाइड कर सकते हैं। चलें, ज़बरदस्त चीज़ है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गवर्नर अब चौधरी सरवर साहब, आपने वक्त दिया। हम आपको बेस्ट विशेस भी कहते हैं कि आप ये तमाम काम कर सकें, लेकिन जाहिर है कि वक्त का मुकाबला सख्त है, इन पर हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।